कैसे हो बच्चों। नॉर्मल शिफ्ट पर या अपैरेंट डेप्थ पर क्या कलर का कोई इफेक्ट पड़ता है? तो व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ कलर ऑन नॉर्मल शिफ्ट एंड अपैरेंट डेप्थ। और तो आज का टॉपिक 3 मेन टॉपिक है बच्चों। यहां हमने लिख दिया है कि कलर इफेक्ट ऑन नॉर्मल शिफ्ट, फिर हम बताएंगे नॉर्मल शिफ्ट बाय डेंसर मीडियम, फिर बताएंगे नॉर्मल शिफ्ट बाय रेयरर मीडियम। तो शुरू करते हैं बच्चों के अपैरेंट डेप्थ या नॉर्मल शिफ्ट पर कलर का क्या इफेक्ट पड़ता है। यानी रेड कलर के लिए सेम मीडियम में सेम पोजीशन पर 2 ऑब्जेक्ट्स रखे गए हैं, एक लाल है और एक नीला है। तो जो लाल रंग का ऑब्जेक्ट है उसके लिए अपैरेंट डेप्थ क्या होगा और जो नीले रंग का ऑब्जेक्ट है उसके लिए अपैरेंट डेप्थ क्या होगा। बच्चों मेरा नाम SM त्रिपाठी है और ज्ञानदीप फिजिक्स चैनल में आप सबका स्वागत है। एक बात और बच्चों कि ये जो नॉर्मल शिफ्ट बाय डेंसर मीडियम और नॉर्मल शिफ्ट बाय रेयरर मीडियम जो हम बताएंगे वो रियल ऑब्जेक्ट और इमेज का केस भी होगा और वर्चुअल ऑब्जेक्ट और इमेज का भी केस होगा। तो ये सारे टॉपिक्स हैं नॉर्मल शिफ्ट में। जो टफ न्यूमेरिकल बनते हैं वो इन्हीं से रिलेटेड होते हैं। तो जिनका यूज लेंस और नॉर्मल शिफ्ट मिला करके बहुत अच्छे IIT और नीट के न्यूमेरिकल्स आते हैं। बोर्ड में भी कभी कभी पूछ देता है, जब फिजिक्स का पेपर जब टफ बनाना होता है तो इस तरह का न्यूमेरिकल पूछा जाता है। तो बने रहना बच्चों वीडियो में, कहीं मत जाना छोड़ के। ये वीडियो पूरा देखना, अगर अच्छा नॉलेज लेना है, डीप नॉलेज लेना है तो वीडियो पूरा देखा करो बच्चों। लेक्चर 3 का पार्ट 4 शुरू होने जा रहा है और हम आते हैं कलर इफेक्ट ऑन नॉर्मल शिफ्ट पे। पहला टॉपिक है आज का पहला टॉपिक है कलर इफेक्ट ऑन नॉर्मल शिफ्ट। व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ कलर ऑन नॉर्मल शिफ्ट। इसके लिए हम क्या करते हैं, रेड और ब्लू 2 कलर के ऑब्जेक्ट्स को सेम पोजीशन पे रखते हैं पानी के अंदर। सपोज दैट कि दिस इज अ टैंक, दिस इज अ टैंक। ये जो दिख रहा है बच्चों ये एक टैंक है यहां ये एक रेड कलर का ऑब्जेक्ट है, दिस इज रेड और इसके बगल में ही एक ब्लू कलर का ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। तो हमें पता ये लगाना है कि अपैरेंट डेप्थ किसका ज्यादा, क्या अपैरेंट डेप्थ दोनों का अलग अलग होगा और क्या नॉर्मल शिफ्ट। जब अपैरेंट डेप्थ अलग अलग होगा तो जाहिर सी बात है कि नॉर्मल शिफ्ट भी अलग अलग होगा। तो बच्चों शुरू करते हैं। यहां देख रहे हो बच्चों कि ये रेड कलर का ऑब्जेक्ट, ये ब्लू कलर का ऑब्जेक्ट और बीच में एक कॉमन पॉइंट है जहां से रेड कलर भी आगे जाएगी, जहां से रेड कलर भी डाइवर्ज होगी और ब्लू कलर भी डाइवर्ज होगी। हम उसी पॉइंट को ले लेते हैं। यहां से रेड और ब्लू दोनों कलर की लाइट डाइवर्ज हो रही है और हम एरो के हेल्प से ये हम दिखा रहे हैं कि इसमें 2 डबल एरो का मतलब हुआ कि इसमें 2 कलर की लाइट है। 2 कलर की लाइट है, रेड कलर की और ब्लू कलर की, सेम पोजीशन पे दोनों रखे हुए हैं। और तो यहां से रेज आगे चल रही हैं। रेज इधर भी जाएंगी बच्चों, रेज इधर भी जाएंगी, बहुत सारी दरअसल निकलेंगी, हजारों इनफाइनाइट रेज निकलेंगी। लेकिन हम सारे रेज को दिखा नहीं सकते हैं, कुछ को ही दिखा सकते हैं। कम से कम 2 को दिखाना चाहिए और बहुत बढ़िया से समझ में आता है अगर हम 3 रे के हेल्प से रे डायग्राम बनाए तो बच्चों हम यहां 2 रेज निकालेंगे और 2 रेज के हेल्प से ही रे डायग्राम बनाने की कोशिश करेंगे। तीसरा रे भी यहां पे है। तो बच्चों इमेज कहां बनेगा, तो हमने ये बताया था कि ब्लू कलर ज्यादा मुड़ती है। फॉर सेम एंगल ऑफ इंसिडेंस रेड कलर के लिए एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कम होगा और ब्लू कलर के लिए एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ज्यादा हो जाएगा। यानी ब्लू कलर ज्यादा मुड़ेगी और रेड कलर कम मुड़ेगी। और इसी वजह से यहां नॉर्मल ड्रा करते हैं ब्लू कलर से।
ब्लू कलर की जो सॉरी ग्रीन कलर से नॉर्मल, क्योंकि ब्लू कलर की लाइट है तो ये नॉर्मल यहाँ का ये हो गया नॉर्मल। और तो जो ब्लू कलर की लाइट है बच्चों वो ज़्यादा बेंड होगी रेड कलर के कंपैरिजन में, और ब्लू कलर से जो इमेज बनेगा, ब्लू कलर के ऑब्जेक्ट का जो इमेज बनेगा, देख रहे हो बच्चों कि उसका पोजीशन होगा ये, दिस इज यहाँ ब्लू, ये ब्लू कलर की रे है जो इतने एंगल पे बेंड हुई है, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, और रेड कलर के लिए एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन थोड़ा सा कम होगा, और ये है रेड कलर की लाइट। तो देख रहे हो बच्चों कि ब्लू कलर ज्यादा मुड़ी है और रेड कलर कम मुड़ी है। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन रेड कलर के लिए कम है और ब्लू कलर के लिए ज्यादा है। तो जो ब्लू कलर के लिए इमेज बनेगा वो पॉइंट बी से दिखा रहे हैं, बी फॉर ब्लू, और जो रेड कलर के लिए जो इमेज बनेगा वो होगा, इसको हम पीछे बढ़ाएंगे। तो बच्चों यहाँ दो रे का ही हेल्प ले रहे हैं, तीसरी रे को ड्रा करने से डायग्राम कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा और ठीक से समझ में नहीं आएगा। तो ये रेड कलर की लाइट ऐसे मुड़ रही है, तो रेड कलर की लाइट को हम पीछे बढ़ाएंगे तो यहाँ पर इमेज आएगा, यहाँ पे इमेज आएगा रेड कलर की लाइट का। तो रेड कलर का जो ऑब्जेक्ट है वो यहाँ दिखेगा और ब्लू कलर का जो ऑब्जेक्ट है वो यहाँ दिखेगा। यहाँ से देखने पर जब ऑब्जर्वर हवा से पानी के अंदर देखेगा तो रेड कलर का जो ऑब्जेक्ट है वो थोड़ा कम ऊपर दिखेगा और ब्लू कलर का ऑब्जेक्ट ज़्यादा ऊपर दिखेगा। यानी कि ये है अपैरेंट डेप्थ फॉर रेड कलर और डी अपैरेंट फॉर रेड कलर, और ये है डी अपैरेंट, देखना बच्चों ध्यान से, डी अपैरेंट फॉर ब्लू कलर, बी फॉर ब्लू। तो दिस इज डी अपैरेंट, दिस डेप्थ इज बी अपैरेंट, डी अपैरेंट फॉर रेड कलर, एंड दिस डेप्थ इज डी अपैरेंट फॉर ब्लू कलर। तो क्या कंक्लूजन निकला बच्चों कि ब्लू कलर की लाइट का, ब्लू कलर के ऑब्जेक्ट का अपैरेंट डेप्थ कम होगा और रेड कलर के ऑब्जेक्ट का अपैरेंट डेप्थ ज्यादा होगा। नॉर्मल शिफ्ट किसका ज्यादा होगा किसका कम होगा तो वो भी हम पता कर सकते हैं बच्चों। हम क्या करते हैं, जो तीसरी रे है इसको यहां से हटाते हैं। हमने बोला था कि अगर तीनों रेज ड्रा करेंगे तो कॉम्प्लिकेटेड बनेगा, वो समझने के लिए होता है केवल। तो इसको हम हटाते हैं और नॉर्मल शिफ्ट का देखते हैं। तो दिस इज नॉर्मल शिफ्ट, दिस इज नॉर्मल शिफ्ट फॉर रेड कलर, नॉर्मल शिफ्ट फॉर रेड कलर। देखना बच्चों ध्यान से देखना, ये दिख रहा होगा नॉर्मल शिफ्ट फॉर रेड कलर, एंड दिस इज नॉर्मल शिफ्ट फॉर ब्लू कलर। तो यहां डायग्राम से क्लियर है बच्चों कि डी अपैरेंट फॉर ब्लू कलर इज ग्रेटर देन डी अपैरेंट फॉर द ऑब्जेक्ट ऑफ रेड कलर। आल्सो ये भी क्लियर है कि नॉर्मल शिफ्ट फॉर ब्लू कलर इज लेस देन नॉर्मल शिफ्ट फॉर रेड कलर। मतलब अपैरेंट डेप्थ किसका ज्यादा होगा तो ब्लू कलर के ऑब्जेक्ट के लिए रेड कलर के ऑब्जेक्ट के लिए अपैरेंट डेप्थ ज्यादा होगा, और नॉर्मल शिफ्ट किसका ज्यादा होगा तो रेड कलर के ऑब्जेक्ट के लिए ब्लू कलर के ऑब्जेक्ट के लिए नॉर्मल शिफ्ट ज्यादा होगा। देखो बच्चों यहां हमने लिखा हुआ है क्लियर कि नॉर्मल शिफ्ट in case of blue color is greater than normal shift d apparent। हाँ नॉर्मल शिफ्ट ये फॉर ब्लू कलर, ये थोड़ा उल्टा लिखा गया बच्चों, यहां हम R कर दे रहे हैं,
D apparent for red color is greater than D apparent for blue color, and normal shift for blue color, red color, for the object of red color is greater than normal shift for the object of smaller than नॉर्मल शिफ्ट फॉर रेड कलर इज स्मॉलर देन नॉर्मल शिफ्ट फॉर ब्लू कलर। यानी अपेरेंट डेप्थ देख रहे हो बच्चों कि रेड के लिए ज्यादा है, अपेरेंट डेप्थ ब्लू के लिए कम है, लेकिन नॉर्मल शिफ्ट ये डिस्टेंस रेड के लिए कम है लेकिन ब्लू के लिए ये डिस्टेंस ज्यादा है। और इसको हम एनालिसिस कर सकते हैं इसके फॉर्मूले से, जो अपेरेंट डेप्थ का फॉर्मूला है बच्चों वहां से भी हम एनालिसिस कर सकते हैं। कैसे कि वी नो दैट म्यू ब्लू इज ग्रेटर देन म्यू रेड। ये सभी लोग जानते होंगे बच्चों कि जैसे ये वाटर है, वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ब्लू के लिए और रेड के लिए सेम नहीं होगा, अलग अलग होगा। ब्लू के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसी भी मीडियम का ब्लू कलर के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होता है, रेड कलर के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होता है, क्योंकि ब्लू कलर का वेवलेंथ कम है और रेड कलर का वेवलेंथ ज्यादा है, इसलिए ब्लू कलर की स्पीड कम होगी और रेड कलर के लाइट की स्पीड ज्यादा होती है। तो म्यू ब्लू इज ग्रेटर देन म्यू रेड, और इसलिए 1 म्यू ब्लू इज स्मॉलर देन 1 म्यू रेड। अब हम दोनों साइड, दोनों में ही इस इक्वेशन के दोनों साइड में हम d से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो d अपॉन म्यू ब्लू विल आल्सो बी लेस देन d अपॉन म्यू रेड। और d ब्लू का मतलब क्या होता है, सॉरी d अपॉन म्यू ब्लू का मतलब d अपेरेंट। ये फॉर्मूला यूज हो रहा है बच्चों कि अपेरेंट डेप्थ इज इक्वल टू रियल डेप्थ अपॉन म्यू। इस फॉर्मूले की एनालिसिस हो रही है। म्यू फॉर ब्लू इज डिफरेंट फ्रॉम म्यू फॉर रेड, देयरफॉर d अपेरेंट फॉर ब्लू विल बी डिफरेंट फ्रॉम d अपेरेंट फॉर रेड। और यहां हमने दिखाया है, ये दिख रहा है नहीं, तो d अपेरेंट फॉर ब्लू इज स्मॉलर देन d अपेरेंट, ये हो जाएगा d अपेरेंट फॉर रेड। और जब रेड का अपेरेंट डेप्थ ज्यादा है तो हम कह सकते हैं कि नॉर्मल शिफ्ट फॉर रेड विल बी लेस देन नॉर्मल शिफ्ट ऑफ ब्लू। तो बच्चों इस चीज को हमने मैथमेटिकली भी एनालिसिस कर दिया और रे डायग्राम से भी हम दिखा सकते हैं। बस हमें इतनी जानकारी होनी चाहिए कि ब्लू कलर के लिए किसी भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होता है और रेड कलर के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होता है, इसलिए एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन विल बी ग्रेटर देन फॉर ब्लू कलर एंड स्मॉलर फॉर रेड कलर। तो बच्चों अगले टॉपिक पे आते हैं। अगला टॉपिक है नॉर्मल शिफ्ट बाय डेंसर मीडियम और उसके बाद नॉर्मल शिफ्ट बाय रेयरर मीडियम। बने रहना बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हम फिर से बोल रहे हैं कि बोर्ड में, नीट में, आईआईटी में ना, ये टॉपिक जो हम बताने जा रहे हैं, लेंस और मिरर, स्फेरिकल लेंस और मिरर के साथ इसको कंबाइंड करके टफ न्यूमेरिकल बनता है। तो आईआईटी और नीट के न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने के लिए या बोर्ड के जब फिजिक्स का पेपर टफ बनाना होता है तो इस तरह का न्यूमेरिकल देते हैं। तो बोर्ड के टफ न्यूमेरिकल्स को इजी तरीके से सॉल्व करने के लिए बने रहना बच्चों। ये पढ़ने के बाद फिर सॉल्व करना न्यूमेरिकल्स आसान हो जाएंगे, तो कहीं मत जाना। तो हम आगे बढ़ते हैं टॉपिक नंबर 2। आज का टॉपिक नंबर 2, तो बच्चों देख रहे हो इस डायग्राम में, ये टैंक में वाटर फिल्ड है, ये टैंक वाटर से भरा हुआ है, पानी से भरा हुआ है, ये पानी है, भर दें पानी से, और पानी से भरा हुआ है। और ये पहले भी देख चुके हो, ये ऑब्जेक्ट यानी कि ये टैंक के बॉटम का एक पॉइंट O, ऑब्जेक्ट एक पॉइंट, हम पॉइंट ऑब्जेक्ट लेते हैं, रियल पॉइंट ऑब्जेक्ट,
और ये पॉइंट उसका वर्चुअल इमेज। तो ये रियल ऑब्जेक्ट और ये वर्चुअल इमेज। यहीं से शुरू करते हैं अगला टॉपिक। और ये तो सब लोग जान ही चुके हो कि ये डिस्टेंस अगर d है, ये विड्थ अगर d है, ये जो गहराई है, ये जो डेप्थ है अगर d है, तो जो अपेरेंट डेप्थ होगा d अपेरेंट, यहाँ हमने एरो से दिखाया हुआ है, वो हो जाएगा d अपॉन म्यू। अगर हम ऑब्जर्वर एयर में है तो d अपॉन म्यू, वेयर म्यू इज एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दिस लिक्विड यानी वाटर। यहीं से शुरू करते हैं बच्चों। इसको हम, ये तो वाटर है, लिक्विड है। अब सपोज दैट कि एक सॉलिड ब्लॉक ऑफ ग्लास सामने रखा हो और हम सामने से किसी ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं। हमारे सामने एक थिक ब्लॉक ऑफ ग्लास का बना एक थिक ब्लॉक रखा है और हम सामने के किसी ऑब्जेक्ट्स को देख रहे हैं। तो क्या हमें वो उतने ही डिस्टेंस पर दिखेगा या थोड़ा नज़दीक या थोड़ा दूर दिखेगा? सबसे पहले हम इसकी एनालिसिस करते हैं। तो बच्चों इसी डायग्राम को दो रे के हेल्प से ही बताएंगे। और इसी डायग्राम को हम क्या करते हैं कि 90 डिग्री घुमा देते हैं। तो बच्चों ये है थिक ब्लॉक ऑफ ग्लास और यहाँ कोई ऑब्जर्वर यहाँ पर है और ऑब्जर्वर इधर के किसी ऑब्जेक्ट को देखने का प्रयास कर रहा है। सॉरी, ऑब्जर्वर जिस ऑब्जेक्ट को देखने का प्रयास कर रहा है बच्चों, वो इसके सरफेस पे, जस्ट सरफेस पे ही है। सरफेस यानी ऑब्जेक्ट इज जस्ट एट सरफेस ऑफ थिक ग्लास ब्लॉक। इसको हम ग्लास स्लैब भी कह सकते हैं, ग्लास स्लैब भी कहा जा सकता है। तो ये ग्लास का स्लैब है। तो बच्चों इस ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्वर को देखना है, ये इसकी आंखें हैं ऑब्जर्वर की। तो यहाँ से एक रे हम नॉर्मल डायरेक्शन में ले जाते हैं जो सीधा निकल जाएगी बिना डेविएट हुए, और दूसरी रे हम इस डायरेक्शन में बढ़ाते हैं। अब देखते हैं कि इसका पाथ क्या होगा। तो ये है ग्लास, दिस इज द मीडियम ऑफ ग्लास एंड इसके बाहर है एयर, हवा है। तो जाहिर सी बात है कि रे नॉर्मल से दूर हटेगी। रे विल डेविएट अवे फ्रॉम नॉर्मल, क्योंकि अब रेयरर मीडियम में जा रही है, रेयरर मीडियम में जा रही है बच्चों। तो ये चली गई रेयरर मीडियम में, रे चली गई रेयरर मीडियम में, और उस मीडियम में जाने के बाद अपने पाथ से डेविएट होगी यानी नॉर्मल से दूर हटेगी। तो अब ये दोनों डायग्राम सेम है, बस इसमें ओरिएंटेशन का फर्क है कि ये जो मीडियम है उसका ओरिएंटेशन वर्टिकल है जबकि इसका ओरिएंटेशन हॉरिजॉन्टल है। यहाँ पर ऑब्जेक्ट सामने से देख रहा है, सॉरी ऑब्जर्वर जो है ऑब्जेक्ट को सामने से देख रहा है, और यहाँ पे ऑब्जर्वर ऊपर से देख रहा है, ऑब्जेक्ट नीचे है। इतना सा केवल फर्क है, बाकी के दोनों डायग्राम सेम है बच्चों। तो इसका जो इमेज बनेगा वो हम इस लाइन को पीछे बढ़ा करके इसका इमेज का पोजीशन पा सकते हैं। तो जब ऑब्जर्वर इस ऑब्जेक्ट को देखने का प्रयास करेगा तो इस ऑब्जर्वर को इमेज यहां दिखाई देगा, इमेज यहां दिखाई देगा, और जैसे इस ऑब्जेक्ट का इमेज यहां दिखाई दे रहा है दिस, और ये डिस्टेंस नॉर्मल शिफ्ट है, नॉर्मल शिफ्ट जो कि होगा कितना, रियल डेप्थ, दिस इज रियल डेप्थ, दिस इज रियल डेप्थ एंड दिस इज अपेरेंट डेप्थ। रियल डेप्थ में से अपेरेंट डेप्थ सबट्रैक्ट करेंगे तो नॉर्मल शिफ्ट निकल जाएगा और वो होगा डी माइनस डी अपॉन म्यू, और ये हो जाएगा डी कॉमन 1 माइनस 1 अपॉन म्यू। ये हम पहले भी बता चुके हैं कि नॉर्मल शिफ्ट इतना होगा डी 1 माइनस 1 अपॉन म्यू इस केस में, एंड सेम फॉर दिस केस। इस केस में भी ये जो नॉर्मल शिफ्ट है, ये जो नॉर्मल शिफ्ट है ये उतना ही होगा कितना होगा, डी, जहां वेयर दिस इज डी, दिस इज डी, और डी को हम टी लिख दे रहे हैं बच्चों, डी को टी लिख दे रहे हैं, थिकनेस अक्सर टी फॉर थिकनेस, तो दिस थिकनेस इज इक्वल टू टी।
तो अब ये फॉर्मूला बन जाएगा ऐसे, ये फॉर्मूला बन जाएगा ऐसे कि T माइनस T अपॉन म्यू या T1 माइनस 1 अपॉन म्यू। अब इसमें खास क्या है तो अभी बताते हैं बच्चों कि अब जो सबसे डीप चीज है, जो डीप फैक्ट है वो बताने जा रहे हैं, इसलिए बहुत ध्यान से सुनना। इसमें खास चीज क्या है, खास बात क्या है, इसको एक्सप्लेन क्यों किया जा रहा है। तो बच्चों ये देख लेना, नॉर्मल शिफ्ट यहां पर हमने निकाला हुआ है। नॉर्मल शिफ्ट का फॉर्मूला यही है T, वेयर T इज दिस थिकनेस एंड 1 माइनस 1 अपॉन म्यू एंड म्यू बी द एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल ऑफ दिस मीडियम। तो बाहर एयर, यहां एयर, बीच में ग्लास या कोई डेंसर मीडियम। तो नॉर्मल शिफ्ट बाय डेंसर मीडियम, यानी हमारे सामने एक थिक ब्लॉक, ग्लास का एक थिक ब्लॉक रखा है, तो हमें चीजों का पोजीशन कहां दिखेगा। तो जाहिर सी बात है जो ऑब्जेक्ट इसके सरफेस पे होगा वो थोड़ा सा शिफ्ट हो जाएगा। कितना शिफ्ट होगा? इक्वल टू नॉर्मल शिफ्ट। अब व्हाट अबाउट दिस ऑब्जेक्ट, यानी कि जो ऑब्जेक्ट सरफेस से दूर है उसका क्या होगा? तो हम बता दें बच्चों के नॉर्मल शिफ्ट। अगर पूरा का पूरा मीडियम रिफ्रैक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है, फिर से सुनो बच्चों, अगर ये पूरा का पूरा मीडियम रिफ्रैक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है तो नॉर्मल शिफ्ट जो इसके लिए होगा वही दूसरे किसी ऑब्जेक्ट के लिए भी उतना ही नॉर्मल शिफ्ट होगा। ये हम एक और डायग्राम बनाने जा रहे हैं, उस डायग्राम से ये चीज हम क्लियर करेंगे। तो बने रहना बच्चों, बहुत ही अच्छी चीज बताने जा रहे हैं, बने रहना, कहीं मत जाना। एक मिनट। तो बच्चों हमारे सामने ये ऑब्जर्वर है और हम बता चुके हैं कि अगर यहाँ कोई भी पैरेट बैठा हो या कोई टिड्डी बैठा हो या कोई मक्खी बैठी है, तो ये मक्खी इधर से देखने पे, ये ग्लास का एक थिक ब्लॉक है, इसको हम ग्लास स्लैब भी कह सकते हैं क्योंकि स्लैब भी ब्लॉक ही होता है। तो यहां से देखने पे ये मक्खी कहां दिखेगी? तो नॉर्मल शिफ्ट उसका हो जाएगा। और कितना होगा नॉर्मल शिफ्ट? ये हम बता चुके हैं, T नॉर्मल शिफ्ट हो जाएगा, यानी ये डिस्टेंस कितना होगा नॉर्मल शिफ्ट, कितना ये ऑब्जर्वर की तरफ शिफ्ट हो जाएगी मक्खी। तो मक्खी कहां दिखेगी? नॉर्मल शिफ्ट जो है, अब ये थिकनेस अगर 30 है तो फॉर्मूला है T1 माइनस 1 अपॉन म्यू, और ये हो जाएगा 30 सेंटीमीटर इंटू 1 माइनस 1 अपॉन, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3/2 होता है, जान लो। तो ये हो गया इज इक्वल टू 31 माइनस 2 अपॉन 3 या 31 माइनस इंटू 3/3 माइनस 2/3 यानी कि 1/3, और ये हो गया 10 सेंटीमीटर। यानी नॉर्मल शिफ्ट कितना होगा बच्चों? 10 सेंटीमीटर का नॉर्मल शिफ्ट होगा। तो ये ऑब्जेक्ट कहां दिखेगा? ये याद रखना बच्चों कि 30 सेंटीमीटर थिक ग्लास स्लैब है या ग्लास का ब्लॉक है, जिसके एक सरफेस पर, एक फर्दर सरफेस पर, जिसके इस फर्दर सरफेस पे एक मक्खी बैठी हुई है। तो यहां से देखने पर, जब ऑब्जर्वर यहां से देखेगा तो कितना इसका शिफ्ट होगा? इसका शिफ्ट हो जाएगा इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। नॉर्मल शिफ्ट इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। अब मक्खी अगर यहां ना होकर के कहीं उड़ गए, यहां पे उड़ के चली आए, यहां चली आए, तब वो किस पोजीशन पे दिखेगा या उसका नॉर्मल शिफ्ट कितना होगा? अब हम ये केस बनाने जा रहे हैं। इसके लिए हमें एक डायग्राम बना करके एक फैक्ट डिराइव करना होगा बच्चों, बहुत ध्यान से सुनना, नहीं तो ये चीज रटना पड़ेगा। फैक्ट डिराइव करना होगा। वो फैक्ट है, हम बोलने जा रहे हैं, खूब ध्यान से सुनो, कि नॉर्मल शिफ्ट डज नॉट डिपेंड अपॉन पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। यानी अगर मक्खी इसके अंदर नहीं जा रही है तो अब यहां हो चाहे वो कहीं भी हो,
उसका नॉर्मल शिफ्ट उतना ही होगा 10 सेंटीमीटर। मक्खी अगर यहां भी होगी तो नॉर्मल शिफ्ट 10 सेंटीमीटर ही होगा, यहां होगी तो भी नॉर्मल शिफ्ट 10 सेंटीमीटर ही होगा। डायग्राम बना करके और डायग्राम का एनालिसिस करके हम ये बात तुमको ये बात प्रूफ करने जा रहे हैं, तो ध्यान से सुनना बच्चों। डायग्राम से ये क्लियर हो सकता है कि नॉर्मल शिफ्ट डज नॉट डिपेंड अपॉन पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। नॉर्मल शिफ्ट जो है ऑब्जेक्ट के पोजीशन पर डिपेंड नहीं करता है। अब मक्खी एकदम से फार्दर सरफेस पे बैठे या सरफेस से दूर जाए, नॉर्मल शिफ्ट उतना ही होगा। यानी अभी मक्खी इस सरफेस से 30 सेंटीमीटर इधर है तो 10 सेंटीमीटर का नॉर्मल शिफ्ट हुआ है, यानी 20 सेंटीमीटर पे दिखेगी। और मक्खी यहां से अगर 100 सेंटीमीटर पे हो तो भी 10 सेंटीमीटर का ही शिफ्ट होगा, यानी कि अगर 30 पे है तो 20 पे दिखेगी, और अगर 100 सेंटीमीटर पे है तो 10 सेंटीमीटर सब्ट्रैक्ट कर दो, इधर शिफ्ट कर दो। अगर यहां पे है 100 सेंटीमीटर पे है तो 10 सेंटीमीटर इधर शिफ्ट कर दो, 90 सेंटीमीटर पे ही दिखेगी। यानी मक्खी का या ऑब्जेक्ट का पोजीशन जो कुछ भी हो, 0 पोजीशन पे हो, 20 सेंटीमीटर पे हो, 40 सेंटीमीटर पे हो, 50 सेंटीमीटर पे हो, चाहे 100 पे हो, कहीं भी हो, नॉर्मल शिफ्ट उतना ही होगा। बस हमें केवल 10 सेंटीमीटर सब्ट्रैक्ट करना होगा। अगर ये ग्लास स्लैब है तो जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3/2 और थिकनेस 30 है। तो बच्चों बने रहना, बहुत ही इंटरेस्टेड केस है, बहुत ही इंटरेस्टेड केस है, जो केवल डायग्राम से जिसको क्लियर किया जा सकता है, और थोड़ी सी मैथमेटिकल एनालिसिस। तो डायग्राम बनाने के बाद थोड़ी सी मैथमेटिकल एनालिसिस करते हैं। तो यहां एक फिर से तो ये आगे बढ़ने से पहले एक फैक्ट और बता दें बच्चों। ग्लास स्लैब में हम पढ़ाएंगे, ग्लास स्लैब और प्रिज्म एक ही वीडियो में ग्लास स्लैब और प्रिज्म के बारे में बताएंगे। तो आगे बढ़ने से पहले हम बता दें कि जब कोई रे ग्लास स्लैब से पास होती है, जब कोई रे ग्लास का बना स्लैब या किसी भी ट्रांसपेरेंट मटेरियल का स्लैब हो, जब उसको कोई रे पास करती है, उसको क्रॉस करती है, तो उसका डेविएशन नहीं होता है, सिर्फ लैटरल शिफ्ट होता है। यानी अगर रे ऐसे जा रही है, ऐसे इंटर कर रही है, तो पहले यहां नॉर्मल की ओर बेंड होगी और फिर नॉर्मल से दूर हटेगी। तो बच्चों देख रहे हो कि जा रही है ऐसे, और अभी भी डायरेक्शन वही है, बस हुआ क्या है, केवल शिफ्ट हो गया है। इसको लैटरल शिफ्ट बोलते हैं। तो यहां हमें ये जानना होगा, आगे बढ़ने से पहले हम ये फैक्ट बता दें बच्चों कि ये एंटरिंग रे और इमर्जिंग रे दोनों एक दूसरे के पैरेलल होती हैं अगर ग्लास स्लैब से पास हो रही है तो। यानी जब ये दोनों रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस पैरेलल होते हैं तो दोनों एक्सट्रीम रेज भी आपस में पैरेलल होती हैं। यानी कि ये पोजीशन और ये पोजीशन, मतलब क्या हुआ कि ये एंगल हमेशा इस एंगल के बराबर होगा। ये हम प्रूफ कर देंगे जब ग्लास स्लैब पढ़ाएंगे। तो ये एंगल यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस विल ऑलवेज बी इक्वल टू एंगल ऑफ इमर्जेंस, यानी ये दोनों एंगल बराबर होगा। ये इतनी जानकारी के बाद हम अब शुरू करते हैं, वो डायग्राम बनाना शुरू करते हैं। यही ग्लास स्लैब है बच्चों, यही ग्लास स्लैब है और जिसका थिकनेस 30 सेंटीमीटर, और मक्खी यहाँ न बैठ करके मक्खी थोड़े डिस्टेंस पे बैठी है, इस लाइन पे। मक्खी यहां बैठी है बच्चों। अब हमें देखना यह है कि अगर ऑब्जेक्ट ग्लास स्लैब के सरफेस पे ना होकर के सरफेस से थोड़ा डिस्टेंस पे है
तो उसके लिए नॉर्मल शिफ्ट कितना होगा या उसका पोजीशन क्या होगा। तो ये है ऑब्जेक्ट O1, दिस इज ऑब्जेक्ट O1। तो अगर ये ऑब्जेक्ट है बच्चों तो रे यहां से इस डायरेक्शन में चलेगी, ऑल डायरेक्शन में जाएगी तो इस डायरेक्शन में भी जाएगी और इस नॉर्मल डायरेक्शन में भी जाएगी। तो जो रे नॉर्मल डायरेक्शन में जाएगी वो तो सीधा निकल जाएगी बच्चों, लेकिन जो रे इस डायरेक्शन में जा रही है वो नॉर्मल की ओर बेंड होगी और फिर यहां से बाहर निकलते समय नॉर्मल से दूर हटेगी। नॉर्मल से, यह नॉर्मल, ग्रीन कलर का नॉर्मल से दूर हटेगी और इसी के पैरेलल हो जाएगी। जैसा कि अभी हमने बताया कि ये वाली रे और ये वाली रे पैरेलल होंगी। तो बच्चों देख रहे हो कि ये एंगल और ये एंगल दोनों बराबर होगा बच्चों, दोनों को हम I से डिनोट कर सकते हैं, ये दोनों एंगल इक्वल होगा। तो अब यहां ऑब्जर्वर जब यहां पे खड़ा होकर के इस ऑब्जेक्ट को देखेगा तो इसका इमेज कहां दिखेगा। तो ऑब्जर्वर की आंख पे बच्चों देख रहे हो, हमने बताया था कि दो रे के हेल्प से ही ये डायग्राम बनेगा, तीसरी रे बनाने पर कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा डायग्राम और समझ में नहीं आएगा। तो समझ में आए इसके लिए हम यहां से दो रे हमने यहां से इमर्ज करा, दो रे हमने डाइवर्ज कराया है। तो देख रहे हो बच्चों ये वाली रे सीधा जा रही है और ये यहीं पे आकर के मुड़ गई, फिर यहां ऐसे मुड़ी और ऑब्जर्वर को क्या मिल रहा है, तो दिस बीम, ऑब्जर्वर को ये वाली बीम मिल रही है। कुछ ज्यादा ही हमने डाइवर्ज करा दिया है, तो बच्चों इसको थोड़ा, ऑब्जर्वर को ये वाली बीम मिल रही है बच्चों, ये जिसका एक एक्सट्रीम रे ये है और दूसरी एक्सट्रीम रे ये है। तो दिस बीम, ये ऑब्जर्वर के ऊपर ये वाली बीम पड़ेगी, ध्यान से देखना बच्चों कि ऑब्जर्वर के ऊपर ये वाली बीम पड़ेगी एंड दिस बीम appears to diverge from this point, तो ऑब्जेक्ट O1 का इमेज I1 पे बनता हुआ दिख रहा है बच्चों, ऑब्जेक्ट O1 का इमेज I1 पर बनता हुआ दिख रहा है। यानी कि अब यहां नॉर्मल शिफ्ट कितना होगा, तो अब यहां का नॉर्मल शिफ्ट और यहां का नॉर्मल शिफ्ट इक्वल होगा, ये दिखाने के लिए बच्चों दोनों को एक ही डायग्राम में बनाना पड़ेगा। तो जरा फिर से ये डायग्राम हम बनाते हैं और तब एनालिसिस करेंगे, तब ये प्रूफ हो जाएगा कि जितना नॉर्मल शिफ्ट यहां हुआ है उतना ही नॉर्मल शिफ्ट यहां होगा। तो हम क्या करते हैं, ये जो ऑब्जेक्ट O है अभी यहां पे रख देंगे, तो दो ऑब्जेक्ट हम दिखाएंगे, एक यहां पर होगा और एक यहां पर होगा, एक यहां पर होगा और एक यहां पर होगा। तो बने रहना बच्चों, ध्यान से देखना इसको, फिर से इसको मिटाते हैं। देख रहे हो बच्चों कि वही डायग्राम हमने यहां पे बनाया हुआ है। फिर से यहां का नॉर्मल ये हो गया, ऑब्जेक्ट यहीं पर है, ये वाला डायग्राम बना रहे हैं कि ऑब्जेक्ट यहां पे है और यहां का नॉर्मल ये हो गया, और इस ऑब्जेक्ट का इमेज, ऑब्जेक्ट O का इमेज, दिस इज ऑब्जेक्ट O और इसका इमेज I, इसका इमेज I।
अब हम ये डायरेक्शन चूज करते हैं बच्चों, और ऑब्जेक्ट O1 को रखते हैं यहां पर, O1 को रखते हैं यहां पर, और ये एंगल ऑफ इंसिडेंस, ऐसे ऑब्जेक्ट O1 को हम ऐसे पोजीशन पे रखते हैं कि अगर ये एंगल ऑफ इंसिडेंस थीटा है तो ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन यहां का अगर थीटा है तो ये भी हम थीटा कर देते हैं। ध्यान से देखना बच्चों, अब वी नो दैट कि दिस एंगल विल बी इक्वल टू दिस एंगल, अल्टरनेटिव एंगल है, दोनों आपस में बराबर होंगे। और यहां पे हमने एक ऑब्जेक्ट रखा है, तो चलने को तो यहां से रेज आर डायरेक्शन में जाएंगी, तो इधर भी जाएगी ही, इस तरह से भी जाएगी, इधर भी जाएगी, इधर भी जाएगी, तो इधर भी जाएगी ही। इधर जाने से हमें फायदा ये मिलेगा कि हमें उसके रिफ्रैक्शन का पाथ मिल जाएगा ये, क्योंकि अगर ये एंगल थीटा होने पर ये एंगल आर है बच्चों, तो ये एंगल थीटा, यानी हवा में एंगल थीटा है, तो यहां भी हवा में एंगल थीटा है, तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन यहां पे आ रही होगा। यानी यहां अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस इसके बराबर बनाते हैं तो यहां का एंगल इसके बराबर होगा। यानी अगर ये दोनों एंगल आपस में बराबर है तो ये दोनों एंगल भी आपस में बराबर होंगे, बिकॉज दिस इज ग्लास एयर इंटरफेस एंड दिस इज आल्सो ग्लास एयर इंटरफेस। दिस मे बी प्रूव्ड बाय प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी, दिस मे बी प्रूव्ड बाय प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी। तो बच्चों एक रे हमने एक रे इस तरह से इंसिडेंस कराया कि जितना ये एंगल है उतने ही एंगल पे इंसिडेंस हो जाए, और दूसरी रे हम नॉर्मल डायरेक्शन में भेज रहे हैं जो कि सीधा चली जाएगी, कहीं डेविएट नहीं होगी, और फिर यहाँ पे जो होगा उसकी आंख पर बच्चों ये वाली बीम पड़ेगी। देखना, ध्यान से देखना, आंख पर एक रे, दो एक्सट्रीम रेज हमें दिख रही हैं, ग्लास के बाहर हमें दो एक्सट्रीम रेज दिख रही हैं बच्चों, खूब ध्यान से देखना, दो एक्सट्रीम रेज दिख रही हैं बच्चों, एक ये और एक ये। तो दिस बीम बच्चों देखना, ये डाइवर्जिंग बीम है, दिस बीम हमने कहा था कि दो रे से इसको हम समझाएंगे। दिस बीम इज ट्राइंग टू कन्वर्ज फ्रॉम दिस पॉइंट। तो हम क्या करेंगे, ये बाहर यहां से चलने वाली रे ऐसे होते हुए ऐसे जा रही है, यहां पे ऐसे रिफ्रैक्ट हो जा रही है, तो इसी रे को हम पीछे बढ़ाएंगे, पीछे प्रोड्यूस करेंगे, और ये इमेज आ जाएगा, ऑब्जेक्ट O1 का इमेज आ जाएगा I1 पर। ऐसे ही एक और ऑब्जेक्ट हम रख सकते हैं यहां, जिसको हम O2 कह सकते हैं, और फिर दूसरी नॉर्मल रे ऐसे ड्रा करके हम ये दिखा सकते हैं कि दिस बीम, ये बीम ऑब्जर्वर की आंख पे पड़ रही है, एंड दिस बीम इज ट्राइंग टू डाइवर्ज फ्रॉम दिस पॉइंट, एंड दिस इज I3 इमेज। O2 का इमेज I3 पर, O1 का इमेज I1 पर, और O का इमेज I पर बच्चों बन रहा है। सब लोग ध्यान से देख रहे होंगे। ये बाबू, ये ऑब्जर्वर दिख रहा है, तो बच्चों देख रहे हो कि ऑब्जेक्ट O का इमेज I पे बना है, क्योंकि हम यहां से ये दिखा सकते हैं बच्चों कि ये बीम जब ऑब्जर्वर अपनी आंख इधर करेगा, इस ऑब्जेक्ट की तरफ करेगा, तो ऑब्जर्वर को ये बीम मिलेगी, और जब ऑब्जर्वर अपनी आंख इस ऑब्जेक्ट की ओर करेगा तो ऑब्जर्वर को I1 से डाइवर्ज होती हुई मिलेगी, बीम I1 से डाइवर्ज होती हुई मिलेगी, और जब ऑब्जर्वर यहां इस ऑब्जेक्ट की ओर अपनी आंख घुमाएगा तो बीम I3 से डाइवर्ज होती हुई लगेगी। लेकिन देख रहे हो बच्चों कि OI will be equal to O1 I1 and this is equal to O2 I2, not I3, this is I2, O2 I2 दिख रहा है नीचे।
O2 I2 ये तीनों इक्वल होंगे। कैसे देखते हैं, OI पैरेलल टू O1 I1 पैरेलल टू O2 I2, ये तीनों पैरेलल हैं क्योंकि तीनों ही नॉर्मल हैं इस प्लेन सरफेस पे। एक प्लेन सरफेस पे तीनों ही नॉर्मल हैं तो तीनों ही आपस में पैरेलल होंगे। सिमिलरली जरा देखो बच्चों, इसको, इस लाइन को देखो, ये एंगल थीटा है। हमने O1 O2 को इस तरह से रखा है कि वहां से एक रे हम दिखा सकें जो थीटा क्या है, यहां का एंगल ऑफ इमर्जेंस है। तो थीटा एंगल पे रे इंसिडेंस हो सके, तो यहां पर एंगल थीटा है। ये दोनों रेज आपस में पैरेलल हैं और ये जो डैश 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 लाइन है ये इसी लाइन को पीछे बढ़ाने से मिला हुआ है। यानी कि दिस पैरेलल दिस O1 O2 पैरेलल I1 I2 O1 पैरेलल I1, तो ये पैरेललोग्राम होंगे बच्चों। OI I1 O1 ये पैरेललोग्राम होगा और पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स आपस में बराबर होती हैं। तो हम लिख सकते हैं कि OI इज इक्वल टू O1 I1 इज इक्वल टू O2 I2 एज O quadrilateral OI I1 O1 and O1 I1 I2 O2, यानी ये वाला और ये वाला ये दोनों पैरेललोग्राम है तो ये इसके बराबर होगा और ये भी इसके बराबर होगा। तो जाहिर सी बात है कि ये तीनों आपस में बराबर होंगे। यानी कि नॉर्मल शिफ्ट ऑब्जेक्ट चाहे यहां है सरफेस पे, प्लेन सरफेस पे हो या सरफेस से थोड़ा डिस्टेंस पे हो या सरफेस से थोड़ा ज्यादा डिस्टेंस पे हो, तीनों ही केसेस में नॉर्मल शिफ्ट आपस में इक्वल होगा। यानी मक्खी यहां बैठे चाहे जहां बैठे, उसका नॉर्मल शिफ्ट अगर इसके लिए 10 सेंटीमीटर था तो बच्चों सबके लिए 10 सेंटीमीटर ही होगा। बच्चों ये जो हमने एनालिसिस किया, ये जो डायग्राम बनाया है, बार बार इसको देखना। एक बार फिर यहां बनाने जा रहे हैं। मान लो बच्चों कि दिस एंगल इज इक्वल टू 60 डिग्री या थीटा, तो हमें यहां एक ऐसा नॉर्मल ड्रा करना पड़ेगा। हमें ये नॉर्मल यहां ड्रा करना पड़ेगा और यहां से इतने ही एंगल पर एक लाइन इमेजिन करना पड़ेगा। इसके पैरेलल लाइन हम बढ़ा दे रहे हैं यहां, जो कि इसके पैरेलल होगा। इसको हम ऐसा करने से हमें एक चीज क्लियर होगा। ये एंगल अगर थीटा है तो ये दोनों एंगल आपस में बराबर होंगे। अगर ये दोनों एंगल आपस में बराबर हैं, जैसा कि हैं ही, दोनों अल्टरनेटिव हैं, आपस में बराबर हैं, तो ये दोनों एंगल भी आपस में बराबर होंगे। तो दिस इज एन इमेजिनरी लाइन। और हम क्या करते हैं बच्चों कि मेनी ऑब्जेक्ट्स, वन इज एट O1, सेकेंड इज एट O3, O2, O3, O4, बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स हम रखते चले जा रहे हैं, बच्चों। और फिर यहां से हमने एक नॉर्मल लाइन ड्रा कर दिया, यहां से हमने एक नॉर्मल लाइन ड्रा कर दिया, यहां से नॉर्मल लाइन, यहां से, तो ये हो गई नॉर्मल रे। ये सब नॉर्मल रे, ये नॉर्मल रे O1 से जा रही है और ये वाली रे O1 से ये दो रेज चली हैं, फिर ऐसे निकली। O2 से भी एक रे इधर गई और एक रे इधर जा रही है बच्चों, ऐसे जा रही है। फिर यहां से भी निकलने वाली रे यहां से, ये तो सीधा जा रही है, ये ऐसे मुड़ी और फिर डायरेक्ट ऐसे जा रही है।
तो अगर इसी को पीछे बढ़ाने से हमें सबका इमेज मिल जाएगा, सबका इमेज मिल जाएगा। O1 दिखेगा I1 पर, O2 दिखेगा I2 पर, O1 दिखेगा I1 पर, O2 दिखेगा I2 पर, O3 दिखेगा I3 पर और O4 दिखेगा I4 पर। तो देख रहे हो बच्चों कि डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स आर प्लेस्ड एट डिफरेंट पोजीशंस बट नॉर्मल शिफ्ट इज सेम। नॉर्मल शिफ्ट जितना इस ऑब्जेक्ट के लिए है उतना ही नॉर्मल शिफ्ट इस ऑब्जेक्ट के लिए है, उतना ही नॉर्मल शिफ्ट इस ऑब्जेक्ट के लिए है, उतना ही नॉर्मल शिफ्ट सब के लिए है। तो नॉर्मल शिफ्ट चेंज नहीं होता है, नॉर्मल शिफ्ट डज नॉट डिपेंड। तो बच्चों हम इस कंक्लूजन पे पहुंचते हैं, हम इस कंक्लूजन पे पहुंचते हैं कि नॉर्मल शिफ्ट डज नॉट डिपेंड अपॉन पोजीशन, रिलेटिव पोजीशन। यहां पोजीशन कहने का मतलब रिलेटिव पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। यानी अब इस सरफेस से या ऑब्जेक्ट इस सरफेस को टच कर रहा हो या इस सरफेस से दूर खड़ा हो, दूर रखा हो, ऑब्जेक्ट का जो नॉर्मल शिफ्ट होगा वो इतना। अगर ये ग्लास का बना है, जैसा कि बना है ही, कंसीडर कर लिया गया है पहले ही, और ये विड्थ अगर 30 सेंटीमीटर है जैसा कि हमने पहले ही बताया, तो नॉर्मल शिफ्ट 10 सेंटीमीटर के बराबर होगा। तो 10 सेंटीमीटर ये भी होगा, 10 सेंटीमीटर ये भी होगा, 10 सेंटीमीटर ये भी होगा, 10 सेंटीमीटर ये भी होगा। अब मान लो O4 is 100 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम दिस सरफेस, फ्रॉम दिस सरफेस। O4 इज, बच्चों ध्यान से सुनना कि दिस ऑब्जेक्ट इज 100 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम दिस सरफेस। दिस सरफेस ऑब्जर्वर के सामने ये सरफेस है, तो O4 अगर 100 सेंटीमीटर दूर है तो ऑब्जर्वर को 10 सेंटीमीटर इधर शिफ्ट होकर के दिखेगा और ऑब्जर्वर को वो 90 सेंटीमीटर। तो 100 सेंटीमीटर का ऑब्जेक्ट, ऐसा ऑब्जेक्ट जो 100 सेंटीमीटर पे है वो हमेशा 90 सेंटीमीटर पे दिखेगा। यानी नॉर्मल शिफ्ट इसके लिए 10 सेंटीमीटर है और जो यहां पे है, और इसके लिए भी नॉर्मल शिफ्ट 10 सेंटीमीटर ही है। तो ये डायग्राम तुम्हारे लिए बच्चों फिर से तैयार किया हमने। एक ऑब्जेक्ट है, ये वही ग्लास है 30 सेंटीमीटर थिकनेस वाला, 3/2 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाला, और एक ऑब्जेक्ट पॉइंट O1 पर है। और जब हम इसको यहां से देखेंगे बच्चों तो हमें ये पॉइंट O1 पॉइंट I1 पे दिखेगा, यानी ऑब्जेक्ट O1 हमें I1 पे दिखेगा और ये इतना नॉर्मल शिफ्ट होगा जिसकी वैल्यू 10 सेंटीमीटर होगी। और हम चाहें इसी डायग्राम में एक और ऑब्जेक्ट इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, हमें कुछ नहीं करना है, बस केवल यहां एक ऑब्जेक्ट बना देना है। तो एक ऑब्जेक्ट यहां भी है, तो ये ऑब्जेक्ट हवा से ग्लास में नहीं जा रहा, इस ऑब्जेक्ट से चलने वाली रेज हवा से ग्लास में नहीं जा रही है बल्कि ग्लास से ही इसी सरफेस से शुरू हो रही हैं। तो यहां से एक रे गई ऐसे और इसी पाथ को पकड़ ली, और दूसरी रे जो जाएगी वो इस नॉर्मल के अलोंग जाएगी और सीधी चली जाएगी। तो जब हम यहां से देखेंगे बच्चों तो ये ऑब्जेक्ट हमें इस पॉइंट पर दिखाई देगा और ये ऑब्जेक्ट हमें इस पॉइंट पर दिखाई देगा, यानी इस ऑब्जेक्ट के लिए इमेज ये हो जाएगा। बच्चों अब हम प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी अप्लाई करके क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं? बने रहना, कहीं मत जाना। प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी अप्लाई करके क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं? एक बात बता दे बच्चों कि अगर डीप नॉलेज चाहिए, बोर्ड कभी कभी पेपर पलट देता है, बहुत टफ बना देता है, ऑप्टिक्स के टफ न्यूमेरिकल दे देगा, कैसे सॉल्व होगा? आईआईटी नहीं सॉल्व करना है क्या? नीट नहीं बीट करना है क्या? तो अगर ये सब काम करना है, ये सब बड़े बड़े काम अगर करना है तो पेशेंस बनाना होगा और बैठना होगा। 10 मिनट 20 मिनट के क्लास से कुछ नहीं होता है और बड़े लंबे लंबे क्लास चाहिए। ऐसे टॉपिक्स पे कमांड करने के लिए बड़े लंबे लंबे क्लासेस चाहिए। तो बच्चों बने रहना, कहीं मत जाना। अब हम इस पे प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी अप्लाई करेंगे। बच्चों प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी में अप्लाई करने में क्या है, बस एरो का डायरेक्शन चेंज कर दो तो क्या कंक्लूजन निकलेगा। एरो का डायरेक्शन अगर हम चेंज कर दें तो क्या कंक्लूजन निकलेगा? एरो का डायरेक्शन, जब अगर हम इस एरो का डायरेक्शन
इसके अपोजिट कर दें, इसके अपोजिट कर दें, तो ये ऐसे जा रही है तो ये भी अपोजिट हो जाएगा, ये ऐसे जाएगी, पाथ वही होगा। हमने बताया था कि जब अगर किसी रे को 180 डिग्री पे डेविएट कर दिया जाए, जस्ट बैक कर, रिफ्लेक्टेड बैक कर दिया जाए, तो क्या होता है, रे अपने इनिशियल पाथ से होकर जाती है। ये वाली रे ऐसे आ रही है, फिर ऐसे, और फिर यहाँ भी एरो चेंज हो जाएगा अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी, कि रे अपने इनिशियल पाथ से ही होकर जाएगी और O1 से आ रही थी और O1 पर ही पहुंचेगी। व्हाट अबाउट दिस एंड व्हाट अबाउट दिस? देख रहे हो बच्चों ये, तो इससे कंक्लूजन ये निकल रहा है कि अब जो पॉइंट इमेज हुआ करता था बच्चों, जो पॉइंट इमेज हुआ करता था, अब वो ऑब्जेक्ट हो जाएगा। बिकॉज बने रहना, कहीं मत जाना, बिकॉज अब नाउ दिस बीम, अब ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट का केस है बच्चों। दिस बीम, देखो बच्चों, ये बीम इज ट्राइंग टू कन्वर्ज एट दिस पॉइंट। ध्यान से सुनना, फिर से बोल रहे हैं बच्चों, ध्यान से देखना कि दिस बीम इज ट्राइंग टू कन्वर्ज एट दिस पॉइंट। दिस बीम इज ट्राइंग टू कन्वर्ज एट दिस पॉइंट, बट एक्चुअली कन्वर्ज एट दिस पॉइंट। देन अब ये इमेज हो गया और ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट हो गया। तो ऐसे केसेस को हम कैसे सॉल्व करेंगे? अब हम इसको लिख देंगे ऑब्जेक्ट, और नॉर्मल शिफ्ट उतना का उतना ही बना रहा। दिस बिकम्स ऑब्जेक्ट एंड दिस इज इमेज। ऐसे ही ये पॉइंट इमेज बन गया, रियल इमेज, और ये पॉइंट ऑब्जेक्ट बन गया। तो प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी अप्लाई करके हम ये पता कर सकते हैं कि अगर कोई कन्वर्जिंग बीम है, जैसा कि ये बीम कन्वर्जिंग है, देख लो बच्चों, कन्वर्ज हो रही है इस पॉइंट पर। अगर कोई बीम कन्वर्जिंग है, इस पॉइंट पे कन्वर्ज हो रही है, यहां पे कन्वर्ज हो रही है, या इससे बाहर कन्वर्ज हो रही है, तो जा करके कहां एक्चुअली कन्वर्ज होगी, जा करके कहां एक्चुअली कन्वर्ज होगी, तो थोड़ा और आगे जा करके कन्वर्ज होगी। ऐसा केस मिलेगा बच्चों कॉन्वेक्स लेंस या कॉनकेव मिरर के साथ ग्लास स्लैब को इंट्रोड्यूस कराया जाएगा और न्यूमेरिकल बनाया जाएगा, तो बहुत टफ हो जाएगा। इसलिए ऐसे केसेस को पहले ही सॉल्व कर लो, टुकड़ों में सॉल्व कर लो। ये पहले सॉल्व कर लिए, अभी हम फिर लेंस के साथ कॉम्बिनेशन बनाएंगे, और जब लेंस पढ़ाएंगे तो उस वीडियो में भी लेंस के साथ इसका कॉम्बिनेशन बना करके हम न्यूमेरिकल सॉल्व करवाएंगे। तो बच्चों अगर ऐसा होता है तो यानी कि अगर कोई कन्वर्जिंग बीम किसी ग्लास स्लैब को या किसी थिक ग्लास ब्लॉक को का क्रॉस कर रही है, तो कहां एक्चुअली कन्वर्ज होगी? क्या उसके कन्वर्जिंग पॉइंट पे कोई इफेक्ट पड़ेगा? तो बिल्कुल पड़ेगा। वो बीम जहां कन्वर्ज होने का प्रयास कर रही थी, यानी पॉइंट ओ, वहां नहीं कन्वर्ज होकर के थोड़ी और दूर जाकर के कन्वर्ज होगी। और कितनी दूर जाकर के कन्वर्ज होगी बच्चों? तो विच विल बी इक्वल टू नॉर्मल शिफ्ट। और अगर ये ग्लास का बना हुआ है और अगर इसका थिकनेस 30 सेंटीमीटर है, तो ये नॉर्मल शिफ्ट हमने अभी बताया पीछे, विल बी इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। यानी अगर कोई कन्वर्जिंग बीम किसी ग्लास स्लैब को क्रॉस करने का प्रयास कर रही है, तो और वो ग्लास स्लैब 30 सेंटीमीटर थिकनेस का है, तो वो वहां नहीं कन्वर्ज होगी जहां कन्वर्ज होने का प्रयास कर रही है, बल्कि 10 सेंटीमीटर और आगे चली जाएगी। 10 सेंटीमीटर। तो बच्चों ये एक ग्लास स्लैब है 15 सेंटीमीटर थिकनेस का, और इसके आगे यहां सामने एक कॉन्वेक्स लेंस रखा हुआ है, और यहां से बीम ऐसे, यहां एक ऑब्जेक्ट है। तो जो लोग लेंस पढ़े होंगे वो जानते होंगे कि दिस बीम विल कन्वर्ज, एक कन्वर्जिंग बीम यहां से चलेगी। तो सपोज दैट कि दिस बीम इज ट्राइंग टू कन्वर्ज, इस बीम को कहां कन्वर्ज होना था? तो कन्वर्ज होना था इस पॉइंट पर।
तो अब कहाँ कन्वर्ज होगी बच्चों, तो यहाँ न कन्वर्ज होकर के ये थोड़ा डायग्राम कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। अब ये जान लो, यहाँ न कन्वर्ज होकर के यहाँ कन्वर्ज होगी, कितना दूर जाएगी, नॉर्मल शिफ्ट के बराबर ये यहाँ से हटेगी, ये थोड़ा नॉर्मल की ओर। तो बच्चों ये जान लो, ऐसे केसेस में कि जब कॉन्वेक्स लेंस का केस हो, या हम कॉनकेव मिरर का भी केस ले सकते हैं, क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस से अगर ये बीम कन्वर्ज हो रही है, यहाँ कन्वर्ज होने का प्रयास कर रही है, तो ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ये भले ही इस लेंस के लिए इमेज होगा, आगे बताएंगे, और ये दूसरे वीडियो में जब लेंस पढ़ाएंगे तो ये सारे केसेस फिर से दिखाएंगे। तो अगर कोई बीम यहाँ कन्वर्ज हो रही है तो यहाँ, यानी कि इस कॉन्वेक्स लेंस से यहाँ इमेज बनना था, तो इमेज यहाँ न बन करके यहाँ बनेगी, और ये नॉर्मल शिफ्ट कितना होगा, नॉर्मल शिफ्ट हो जाएगा T1 - 1/μ, यानी T है 15 सेंटीमीटर यहाँ दिया हुआ है, 1 - 1/μ, तो ये हो जाएगा 15 × 1 - 1/3/2, और ये हो जाएगा 15 × 1/3, यानी 5 सेंटीमीटर, यानी 5 सेंट, जहां पर इमेज बनना है उससे 5 सेंटीमीटर और दूर शिफ्ट हो जाएगी। तो इस तरह के न्यूमेरिकल्स इस पे आ सकते हैं, और जब हम लेंस और मिरर पढ़ाएंगे बच्चों, तो ये ग्लास स्लैब जरूर इंट्रोड्यूस कराएंगे उसमें, और तब इसी तरह से सॉल्व करना होगा। अब बच्चों, नॉर्मल शिफ्ट बाय रेयरर मीडियम, अभी तक तो ग्लास स्लैब था या ग्लास का थिक ब्लॉक था। ऐसा भी हो सकता है कि ऑब्जर्वर वाटर के अंदर हो और कहीं वैक्यूम बन रहा हो, वैक्यूम का एक स्लैब बन रहा हो, प्लेन सरफेस वाला स्लैब बन रहा हो वैक्यूम का या एयर का, ऐसा पॉसिबल है। तो उस केस में हम ये जो पिछले वीडियो में अपेरेंट डेप्थ वाले और अपेरेंट हाइट वाले वीडियो में हमने अपेरेंट हाइट के बारे में बताया था। जब ऑब्जर्वर वाटर के अंदर हो, तो वाटर सरफेस के ऊपर, ये वाटर है, वाटर सरफेस के ऊपर कोई ऑब्जेक्ट है, कोई चिड़िया है पॉइंट O पर, तो वो कहाँ दिखेगी, इतने हाइट पर दिखेगी, यानी यहाँ पे होगी। रे डायग्राम से क्लियर है कि ये बीम ऐसे चल के ऐसे डाइवर्ज होने का प्रयास करेगी, तो ये डाइवर्जिंग बीम ऑब्जर्वर की आंख पे पड़ रही है, जो कि इस पॉइंट से डाइवर्ज होती हुई लग रही है। तो जो बीम ऑब्जर्वर की आंख पे पड़ रही है बच्चों, वो पॉइंट I से डाइवर्ज होती हुई लग रही है, इसलिए ऑब्जेक्ट O पर न दिख करके I पे दिखेगा। तो दिस इज रियल हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट एंड दिस इज हाइट ऑफ इमेज, यानी अपेरेंट हाइट। तो जो ऑब्जेक्ट H हाइट पे होगा, पानी के अंदर से देखने पे μh हाइट पर दिखेगा, तो नॉर्मल शिफ्ट कितना हो जाएगा इस केस में, तो इस केस में नॉर्मल शिफ्ट हो जाएगा बच्चों कि μh, दिस इज μh, और ये है नॉर्मल शिफ्ट, और नॉर्मल शिफ्ट हो जाएगा μh - h, अपेरेंट हाइट माइनस रियल हाइट, तो नॉर्मल शिफ्ट इज इक्वल टू h μ - 1। तो अगर शिफ्ट रेयरर मीडियम से हो रहा है, डेंसर मीडियम से हो रहा है, तब तो T1 ब्रैकेट में 1 - 1/μ हो जाएगा नॉर्मल शिफ्ट। लेकिन अगर रेयरर मीडियम से हो रहा है तो हो जाएगा नॉर्मल शिफ्ट हो जाएगा h μ - 1, h को हम t भी मान सकते हैं। अब दिस सिचुएशन, यही सिचुएशन है, इस सिचुएशन को हम वर्टिकल, जैसे पिछले अपेरेंट डेप्थ वाले केस में हमने वर्टिकल कर दिया था, हॉरिजॉन्टल 90 डिग्री घुमा दिया था हमने, तो यहाँ भी इसको हम 90 डिग्री घुमा दे रहे हैं। पहले समझ लो बच्चों कि इधर यहाँ एयर होगा, यहाँ भी एयर होगा, सॉरी हाँ यहाँ भी एयर होगा, और यहाँ वाटर होगा, यानी ऑब्जर्वर जो है वाटर के अंदर है। सिचुएशन ये है बच्चों कि ऑब्जर्वर वाटर के अंदर है और कोई एयर का कोई कॉलम उसमें बन रहा है, एयर कॉलम वाटर के अंदर बन रहा है। तो इस केस में हम क्या करेंगे, बने रहना बच्चों। तो बच्चों अब केस ये है, इसी को हमने 90 डिग्री घुमा दिया है, यानी केस ये हो गया है कि ऑब्जर्वर जो है वाटर के अंदर है, ऑब्जर्वर वाटर के अंदर है,
ऑब्जर्वर का चेहरा ज़रा ठीक बना दे बच्चों, आंखें हैं इसकी। हाँ, तो बच्चों ऑब्जर्वर जो है वाटर के अंदर है, ये वाटर है, दिस इज वाटर, दिस इज आल्सो वाटर, एंड वाटर के अंदर एक एयर का कॉलम बन रहा है। कैसे बन रहा है? हो सकता है कि ग्लास का कोई ग्लास का पॉट हो, कोई ग्लास की टेस्ट ट्यूब हो, या ऐसे सिचुएशन आ सकता है कि ऑब्जर्वर वाटर के अंदर है और ऑब्जेक्ट भी वाटर के अंदर है, और जो रिफ्रैक्टिंग मीडियम है बच्चों, जो रिफ्रैक्टिंग मीडियम है वो एयर है, रिफ्रैक्टिंग मीडियम इज एयर। तो यहां दिस इज द केस ऑफ कि अगर जो नॉर्मल शिफ्ट करने वाला जो मीडियम है वो अगर रेयरर है तब क्या होगा? तो यहां नॉर्मल शिफ्ट करने वाला जो मीडियम है वो रेयरर है बच्चों। तो इससे रिलेटेड है ये डायग्राम। नॉर्मल शिफ्ट देख रहे हो बच्चों, यहाँ पे h इंटू म्यू माइनस 1, तो यहाँ का नॉर्मल शिफ्ट कितना होगा? पहले हम रे डायग्राम बना करके बताएंगे। यहाँ से हमने एक रे नॉर्मल डायरेक्शन में निकाला जो कि सीधा चली जाएगी बिना डेविएट हुए, और इसका क्या होगा? तो इसका देखते हैं क्या होगा। इसका क्या होगा बच्चों? इसका तो वही होगा, देखते हैं क्या होगा। यहाँ से निकली रे और ये पड़ी इस रिफ्रैक्टिंग सरफेस पे, और यहाँ का नॉर्मल ये है, दिस इज द नॉर्मल। अब ये रे नॉर्मल से थोड़ा रे को और कम बेंड कराएं, नहीं तो ये बाहर निकल रही है। कट। तो बच्चों ये डायग्राम हमने तैयार किया है। यहाँ पॉइंट O है, ऑब्जेक्ट O है, तो यहाँ से रेज डाइवर्ज होंगी, एक नॉर्मल डायरेक्शन में गई जो कि बिना डेविएट हुए सीधा निकल जाएगी, उसके लिए I 0 होगा तो R भी 0 होगा। और जो रे इस डायरेक्शन में जाएगी, देख रहे हो बच्चों कि यहाँ पढ़ने के बाद ये एयर है और ये वाटर है, तो रे नॉर्मल से दूर हटेगी और यहाँ फिर जाएगी तो फिर नॉर्मल की ओर बेंड होगी। क्या? क्योंकि यहाँ एयर से वाटर से एयर में जा रही है तो नॉर्मल से दूर हटी है, और यहाँ एयर से वाटर में जा रही है तो फिर नॉर्मल की ओर हटी है। कुल मिलाकर के ये ऑब्जर्वर यहाँ खड़ा है, इस ऑब्जर्वर के ऊपर ये वाली और ये बीम पड़ेगी, ऐसे ऑब्जर्वर के आंख पे ये बीम पड़ेगी जो कि उसको यहाँ से आती हुई दिखेगी। ये बीम यहाँ से आती हुई दिखेगी, तो इसके सीध में पीछे हमें जाना पड़ेगा इमेज बनाने के लिए। तो हम इस लाइन को, ये जो एक्सट्रीम रे है, ये इसको हम पीछे बढ़ाते हैं। रे डायग्राम बड़ा जरूरी होता है बच्चों, इसको हम पीछे बढ़ाते हैं। तो अब जो ऑब्जेक्ट यहाँ पर होगा, बीच में एयर का कॉलम बन रहा है, तो इस ऑब्जर्वर को ये ऑब्जेक्ट यहाँ न दिख करके यहाँ दिखेगा। जैसे इस ऑब्जर्वर को ये ऑब्जेक्ट यहाँ न दिख करके यहाँ दिख रहा है, वैसे ही इस ऑब्जर्वर को ये ऑब्जेक्ट यहाँ न दिख करके यहाँ दिखेगा। और अगर ऑब्जेक्ट यहाँ है जस्ट एट द सरफेस पे, तो फिर ऑब्जेक्ट डायग्राम जैसे पीछे हमने इमेजिन किया था वैसे ही हो जाएगा। इसका इमेज भी यहीं से हम एक नॉर्मल रे ऐसे ले जाएंगे और इसको पीछे बढ़ा करके ये थोड़ा इधर से दिखेगा, हम ये पता कर सकते हैं। तो बच्चों जब हम इस केस में ऑब्जेक्ट को देखेंगे यहाँ से, तो हमें ये जो फाइनल बीम है जो हमारे ऊपर पड़ेगी यहाँ से देखने पर, ये फाइनल बीम हमें यहाँ से डाइवर्ज होती हुई लगेगी, तो रियल ऑब्जेक्ट का एक वर्चुअल इमेज हमें दिखेगा। तो और ये ऑब्जेक्ट से थोड़ा दूर जाएगा, ये कितना दूर जाएगा? तो नॉर्मल शिफ्ट के बराबर। और नॉर्मल शिफ्ट कितना होता है? तो बच्चों हमने अभी बताया वहां पे, यहाँ हम t ले लेते हैं, h के जगह पर हम t ले लेंगे, तो नॉर्मल शिफ्ट हो जाएगा t ब्रैकेट में म्यू माइनस 1, वेयर म्यू इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम। तो म्यू है यहाँ पर
टी है 30 सेंटीमीटर, टी है 30 सेंटीमीटर, 30 इंटू 4/3, वाटर का म्यू 4/3 हो जाएगा, 4/3 माइनस 1, और इसकी वैल्यू आ जाएगी 30 इंटू 1/3, और यहाँ पर भी नॉर्मल शिफ्ट 10 सेंटीमीटर ही आ रहा है बच्चों। 4/3 माइनस 1 ये हो गया 3/3, तो 1/3, तो यहाँ भी 10, ये संयोग है, महज एक संयोग है, इत्तेफाक है कि ग्लास का जो डेंसर मीडियम वाला था वो भी 10 सेंटीमीटर नॉर्मल शिफ्ट आ रहा था और ऑब्जेक्ट की ओर शिफ्ट हो रहा था। और यहाँ देख लो बच्चों, ये मीडियम अगर डेंसर होगा, ध्यान से सुन लेना बच्चों, ये मीडियम अगर डेंसर होगा, ऑब्जर्वर रेयरर मीडियम में होगा, तो ऑब्जेक्ट का इमेज इस तरफ शिफ्ट होगा। और अगर ये मीडियम रेयरर होगा बच्चों, तो इमेज इधर न शिफ्ट होकर के इसके इधर शिफ्ट होगा, यानी कि ये इमेज यहाँ न दिख करके 10 सेंटीमीटर और इस डायरेक्शन में दिखेगा, तो यहाँ नॉर्मल शिफ्ट हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। तो उस पोजीशन में हम 10 ऐड कर देंगे, और अगर ये डेंसर मीडियम का है तो ऑब्जेक्ट के पोजीशन से 10 सेंटीमीटर सब्ट्रैक्ट कर देंगे। बच्चों मेरा ख्याल है तुम लोगों को समझ में आ गया होगा, बस 2 मिनट और रह गया है। अब अगर हम इस केस पे प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी अप्लाई कर दें बच्चों, खूब ध्यान से समझना, अगर हम प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी अप्लाई कर दें, यानी कि इस रे को हम डायरेक्शन 180 डिग्री पे घुमा दें, तो क्या होगा? तो बच्चों फिर एक कंक्लूजन कंक्लूड हो जाएगा, और वो होगा ये वाली रे ऐसे घूमेगी तो फिर यहाँ पर ऐसे मुड़ेगी, क्योंकि अपने इनिशियल पाथ से ही होकर के जाएगी, और यहाँ मुड़ेगी तो फिर ऐसे, फिर इसको भी हम 180 डिग्री पे घुमाते हैं, तो क्या कंक्लूजन कंक्लूड होता है बच्चों? बने रहना। अगर डीप नॉलेज चाहिए तो टाइम तो देना ही पड़ता है। अब बच्चों, अब वी कैन से कि अ बीम इज ट्राइंग टू कन्वर्ज एट पॉइंट आई। बड़े ध्यान से समझना बच्चों कि अ बीम इज ट्राइंग टू कन्वर्ज एट पॉइंट आई बट एक्चुअली कन्वर्ज एट ओ। मतलब क्या हुआ बच्चों कि अब वो ओ हो गया रियल इमेज, और जैसा कि डिफिनीशन हमने बताया था कि अगर कोई बीम कहीं पे कन्वर्ज होने का प्रयास कर रही हो, एक्चुअली कन्वर्ज ना हो रही हो, तो उसे हम ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट करेंगे। तो इट मे बी कॉल्ड, नॉट नेसेसरली कॉल्ड, इट मे बी कॉल्ड, दिस पॉइंट मे बी कॉल्ड ऑब्जेक्ट, वर्चुअल ऑब्जेक्ट। तो दिस इज द केस ऑफ वर्चुअल ऑब्जेक्ट। तो दिस पॉइंट विल बी कॉल्ड वर्चुअल ऑब्जेक्ट एंड दिस इज इट्स रियल इमेज, क्योंकि रेज कन्वर्ज हो रही है यहां पर। और वंस अगेन नॉर्मल शिफ्ट इज सेम। नॉर्मल शिफ्ट पे देख रहे हो बच्चों कि कोई इफेक्ट नहीं पड़ा है। तो नॉर्मल शिफ्ट चाहे डेंसर मीडियम से हो चाहे रेयरर मीडियम से हो, नॉर्मल शिफ्ट अगर डेंसर मीडियम से हो रहा है तो इमेज ऑब्जर्वर की ओर शिफ्ट होता है। नॉर्मल शिफ्ट अगर रेयरर मीडियम से हो रहा है तो इमेज ऑब्जर्वर से दूर शिफ्ट होता है। नॉर्मल शिफ्ट रियल ऑब्जेक्ट के केस में भी होता है, और नॉर्मल शिफ्ट वर्चुअल ऑब्जेक्ट के केस में भी होता है। नॉर्मल शिफ्ट का फॉर्मूला चेंज नहीं होता है। नॉर्मल शिफ्ट का फॉर्मूला तभी चेंज होगा जब मीडियम रेयरर होगा तो फॉर्मूला ये हो जाएगा, और जब ये मीडियम डेंसर होगा तो फॉर्मूला वो हो जाएगा। मेरे ख्याल से सबको समझ में आया होगा। एक बार, 2 बार, 3 बार ये वीडियो देखना, ये समझ में आएगा, और समझना बहुत जरूरी है। नहीं तो बच्चों तुमको रटना पड़ेगा कि सामने अगर कोई स्लैब पड़ रहा है तो 10 इतना शिफ्ट हो जाएगा, और रटने वालों के लिए देखने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर समझना है बच्चों तो देखना जरूरी है। 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार, 4 बार, 5 बार देखो इस वीडियो को, और इसके जो फैक्ट्स हैं उसको क्लियर करो। और बच्चों अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, बेल आइकन को दबा देना, और सब्सक्राइब करना मत भूलना।
थैंक यू बच्चों।